गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू एग्जाम देना यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यह एक एजुकेशनल यूट्यूब चैनल है। यहाँ पर विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे कि एसएससी, रेलवे, बैंकिंग एंड स्टेट पीसीएस जैसे एग्जामों की तैयारी कराई जा रही है। आज हम टॉप 10 एमसीक्यू डिस्कस करेंगे जो विभिन्न क्षेत्रों से लिए गए हैं, जैसे कि राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। यदि आप इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से इस पीडीएफ का डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर दिए गए बारकोड को स्कैन करके, यहाँ जो देख रहे हैं आप स्क्रीन पर जो बारकोड है, आप इसको स्कैन करके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं हम आज का लेक्चर। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में विश्व लिवर दिवस मनाया गया है। रिसेंटली वर्ल्ड लिवर डे हैज़ बीन सेलिब्रेटेड। इस प्रश्न का सही उत्तर होता है ऑप्शन ए, यानी कि 19 अप्रैल। लिवर के संबंध में इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। लिवर मानव शरीर का दूसरा सबसे बड़ा महत्वपूर्ण अंग है। यदि पहले महत्वपूर्ण अंग की बात की जाए तो हृदय है। सामान्यतः निष्क्रिय जीवन शैली, अत्यधिक शराब का सेवन, अस्वस्थ भोजन और व्यायाम की कमी के कारण यकृत विकार यानी कि लिवर डिसीज होते हैं। हालांकि पेट में दर्द, भूख न लगना, पीलिया और वजन कम होना लिवर विकारों के सामान्य लक्षण हैं। यदि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार देखा जाए तो लिवर की बीमारियां भारत में मृत्यु का 10वां सबसे बड़ा आम कारण है। लिवर के संबंध में एक विश्व स्तर पर एक दिवस मनाया गया है जिसे हम विश्व लिवर दिवस के नाम से जानते हैं। यह मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 19 अप्रैल को। इसका उद्देश्य लिवर से संबंधित बीमारियों और विकारों के विषय में जागरूक करना है। यदि बात करें 2023 की तो इसकी थीम रही सतर्क रहें, लिवर की नियमित जांच कराएं, फैटी लिवर किसी को भी प्रभावित कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किसने सचिन @50 सेलिब्रेटिंग अ मैस्ट्रो नामक पुस्तक का विमोचन किया है? रिसेंटली हु हैज रिलीज्ड अ बुक टाइटल सचिन @50 सेलिब्रेटिंग अ मैस्ट्रो। इस प्रश्न का सही उत्तर होता है ऑप्शन बी, यानी कि बोरिया मजुमदार। सचिन @50 एक उस्ताद का जश्न नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है। यह भारत के महान क्रिकेटर के जीवन संघर्ष पर आधारित एक पुस्तक है। इस पुस्तक को रिलीज किया गया ऑफिशियली 24 अप्रैल 2023 को। सचिन तेंदुलकर के 50वें जन्मदिवस पर इसको रिलीज किया गया है। यह चर्चा में रही। हाल ही में प्रख्यात खेल इतिहासकार और लोकप्रिय टीवी शो होस्ट बोरिया मजुमदार सचिन @सेलिब्रेटिंग अ मैस्ट्रो नामक पुस्तक का इन्होंने विमोचन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य ने गर्मियों में पानी की कमी से निपटने के लिए पहली बार जल बजट को अपनाया है? रिसेंटली विच स्टेट हैज अडॉप्टेड वाटर बजट फॉर द फर्स्ट टाइम टू डील विद द शॉर्टेज ऑफ वाटर इन समर? इस प्रश्न का सही उत्तर होता है ऑप्शन सी, यानी कि केरला। वाटर बजट के संबंध में इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। किसी स्थान विशेष पर पानी की उपलब्धता और क्षेत्र में जनसंख्या के आधार पर उसकी खपत के आंकड़े दर्शाता है। हालांकि जल संसाधन विकास प्रबंधन केंद्र और राज्य जल विभाग ने इस बजट को तैयार किया है। इस बजट को जारी करने के पीछे कारण यह है कि राज्य में लगभग 44 नदियां हैं और कई अन्य जल निकाय हैं, लेकिन कुछ हिस्से में गर्मी के मौसम में पानी की भारी की कमी का सामना करना पड़ता है। ये चर्चा में इसलिए रहा क्योंकि हाल ही में 17 अप्रैल 2023 को केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने पहली बार जल बजट जारी किया। हालांकि वर्ष 2019 में जल बजट का विचार पहली बार केरल सरकार द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इस बजट की विशेषता की बात करें तो पहले और दूसरे चरण के दौरान लगभग 7290 किलोमीटर लंबे सिंचाई नेटवर्क का कायाकल्प किया गया था। परियोजना के पहले चरण में 94 ग्राम पंचायत और 15 ब्लॉक पंचायत को शामिल किया जाएगा। हालांकि जल निकाय की स्थिति का आकलन करने के लिए उपग्रह डेटा का उपयोग किया जाएगा। यानी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किसके द्वारा 18 अप्रैल 2023 को संगठन से समृद्धि अभियान शुरू किया गया है? रिसेंटली हु हैज लॉन्च्ड द ऑर्गेनाइजेशन टू प्रॉस्पेरिटी कैंपेन ऑन 18 अप्रैल 2023? इस प्रश्न का सही उत्तर होता है ऑप्शन डी, यानी कि गिरिराज सिंह द्वारा। संगठन से समृद्धि अभियान के संबंध में इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। हाल ही में 18 अप्रैल 2023 से ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह द्वारा संगठन से समृद्धि अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान का जो विषय रहा है कोई ग्रामीण महिला को पीछे नहीं छोड़ना, ये इस मिशन का थीम रहा है।
अगर इसके लक्ष्य की बात करें तो लगभग 10 करोड़ महिलाओं को स्वयं सहायता समूह से जोड़ना है। मई 2014 में यह संख्या 2 करोड़ 35 लाख थी। हालांकि वर्तमान में अब यह बढ़कर 9 करोड़ से अधिक हो गई है। अगर इस कैंपेन की विशेषता की बात करें तो सरकार ने स्वयं सहायता समूह से जुड़ी प्रत्येक महिला की आय 1 लाख रुपए से प्रति वर्ष करने का लक्ष्य रखा है। श्री सिंह ने महिलाओं से मोटे अनाज के उत्पाद बनाने की भी अपील की है। हाल ही में इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने कहा इंडिया स्टील 2023 का उद्घाटन किया है। रिसेंटली वेयर हैज मिनिस्टर ऑफ स्टेट फग्गन सिंह कुलस्ते इनॉग्रेट इंडिया स्टील 2023। इस प्रश्न का सही उत्तर होता है ऑप्शन ए यानी कि मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी वार्षिक व्यापार के आंकड़ों के अनुसार कौन सा देश भारत का दूसरा सबसे निर्यात गंतव्य बन गया है? Recently, which country is the second largest export destination of India as per the annual trade data released by the Ministry of Commerce, Government of India? इस प्रश्न का सही उत्तर होता है ऑप्शन बी यानी कि संयुक्त अरब अमीरात। वाणिज्य मंत्रालय रिपोर्ट 2022 और 23 के संबंध में इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। हाल ही में भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी वार्षिक व्यापार के आंकड़ों के अनुसार संयुक्त अरब अमीरात भारत का दूसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य बन गया है। यदि इस श्रेणी में अन्य देशों की अगर बात करें तो अमेरिका इस श्रेणी में पहले स्थान पर बरकरार है। हालांकि नीदरलैंड चीन को पीछे छोड़कर इस श्रेणी में तीसरे स्थान पर आ गया है। यदि इस रिपोर्ट की विशेषता की बात करें तो पिछले महीने समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान भारत के माल और सेवाओं के कुल निर्यात में 6% की वृद्धि हुई है। एक नज़र संयुक्त अरब अमीरात पर डालते हैं। यह पश्चिमी एशिया में स्थित एक देश है। अगर भौगोलिक सीमा की बात करें तो ओमान और सऊदी अरब के साथ यह सीमा साझा करता है। अगर समुद्री लेवल पर देखें तो ये कतर और ईरान के साथ फारिस की खाड़ी में समुद्री सीमाएं साझा करता है। यदि इसके धर्म की बात करें तो ये इस्लामिक कंट्री है और जिसमें अधिकांश आबादी सुन्नी मुसलमान है। इसकी अगर राजधानी की बात करें तो अबू धाबी इसकी राजधानी है। यदि इसकी यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें तो अरबी सरकार यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है और यहाँ की जो संसद है वो वैकल्पिक अर्ध संवैधानिक राजतंत्र है। यहाँ पर राष्ट्रपति की बात करें मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान वहाँ के राष्ट्रपति हैं और प्रधानमंत्री की बात की जाए तो मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम वहाँ के प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में ब्रांड फाइनेंस की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार कौन सी कंपनी दुनिया में दूसरे सबसे मजबूत टायर ब्रांड के रूप में उभरी है? Recently, according to the latest report by Brand Finance, which company has emerged as the second strongest tire brand in the world? इस प्रश्न का सही उत्तर होता है ऑप्शन सी यानी कि MRF। MRF के संबंध में इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। MRF का जो फुल नेम है वो मद्रास रबर फैक्ट्री है। ये भारत की नंबर 1 टायर निर्माता कंपनी है। इसकी जो शुरुआत की गई तो 1946 में KM मेमेन मपल्ली द्वारा की गई थी। एक छोटे खिलौना गुब्बारा इकाई के रूप में की गई थी। हालांकि नवंबर 1960 में इसने टायरों के निर्माण में कदम रखा। यह कंपनी टायर, धागे, ट्यूब, कन्वेंटर बेल्ट, पेंट और खिलौने सहित कई रबर उत्पादों का निर्माण करती है। अगर इसके हेड ऑफिस की बात करें तो चेन्नई में इसका मुख्यालय है। प्रकृति की बात करें तो वर्तमान में MRF अमेरिका, यूरोप, मध्य पूर्व, जापान और प्रशांत क्षेत्र सहित 65 से अधिक देशों को टायर निर्माण करता है। हालांकि दुबई, वियतनाम और ऑस्ट्रेलिया में इसकी विदेशी कार्यालय भी स्टेब्लिश है। यदि चर्चा की बात करें तो हाल ही में ब्रांड फाइनेंस की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार MRF कंपनी दुनिया में दूसरे सबसे मजबूत ब्रांड के रूप में उभरी है। हालांकि इसने 100 में से 83.2 स्कोर किया है और इसने AAA ब्रांड रेटिंग से भी इसे सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किसी प्रवासी भारतीय सम्मान से पुरस्कृत किया गया है? Recently, who has been awarded with the प्रवासी भारतीय सम्मान? इस प्रश्न का सही उत्तर होता है ऑप्शन सी यानी कि राज सुब्रमण्यम। प्रवासी भारतीय सम्मान के संबंध में इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। ये भारत सरकार द्वारा प्रदान किया जाने वाला एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है जो उन भारतीय मूल के व्यक्तियों और भारतीय विदेशियों को दिया जाता है जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया हो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि को बढ़ाया हो या बढ़ावा देने में वो सक्षम रहे हैं। हालांकि वर्ष 2003 में प्रवासी भारतीय दिवस नॉन रेजिडेंट इंडियन डे की जश्नों के साथ समन्वित किया गया है।
पुरस्कार विजेता का चयन विभिन्न क्षेत्रों जैसे विज्ञान, व्यवसाय, कला, दानशीलता आदि में उनकी उपलब्धियों के आधार पर किया जाता है। अगर बात करें राज सुब्रमण्यम की, तो यह फेडेक्स नामक प्रख्यात वैश्विक परिवहन कंपनी के सीईओ हैं। यानी कि यह जो कंपनी है अमेरिका के माल और पैकेज को ढोने वाली कंपनी है एयरक्राफ्ट के द्वारा। ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि इन्होंने भारत के लिए सहयोग किया है। इन्होंने कोविड-19 महामारी के दौरान भारत के लिए राहत के आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इनके नेतृत्व में फेडेक्स ने मई और जून 2021 में भारत को ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दिए थे 50,000 से अधिक, पीपीई किट, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण और अन्य महत्वपूर्ण आपूर्ति की 3 बोइंग 777F चार्टर उड़ानें दान की। ये चर्चा में इसलिए राज सुब्रमण्यम को प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित किया गया है। हालांकि यात्रा प्रतिबंधों के कारण उम्र 55 वर्ष के सुब्रमण्यम ने इस साल पहले इसे भारत में प्राप्त करने की बजाय शनिवार को भारत हाउस में आयोजित समारोह में भारत के अमेरिकन राजदूत तरनजीत सिंह संधू से प्राप्त किया है इस अवार्ड को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा नार्को स्टेट बन गया है? रिसेंटली विच कंट्री हैज बिकेम द वर्ल्ड लार्जेस्ट नार्को स्टेट? इस प्रश्न का सही उत्तर होता है ऑप्शन ए यानी कि सीरिया। नार्को स्टेट वे राज्य या राष्ट्र होते हैं जो अपनी अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए नशे के निर्यात पर निर्भर होते हैं। ये चर्चा में इसलिए ना, हाल ही में सीरिया दुनिया का सबसे बड़ा नार्को स्टेट बन गया है। सीरिया खासतौर पर एम्फेटीन जैसे टैबलेट का एक्सपोर्ट करता है। इसे कैप्टागन या गरीबों का कोक भी कहा जाता है। नशे के निर्यात से होने वाली कमाई का सीरिया की विदेशी मुद्रा में 90% हिस्सा है। अगर बात करें, कैप्टागन एक टैबलेट है जो एम्फेटीन और कैफीन से बनाया जाता है। हालांकि इस दवा को जर्मन कंपनी ने वर्ष 1961 में अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, नार्कोलेप्सी और डिप्रेशन से निपटने के लिए बनाया था। वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस दवा के आयात निर्यात पर प्रतिबंध लगा है। सीरिया का नार्को स्टेट बनने के पीछे कारण ये रहा है कि शुरुआती दिनों में इस दवा की प्रति गोली कीमत $1 हुआ करती थी, लेकिन इसकी कीमत $14 से $20 हो गई है वर्तमान में। तो प्रतिबंधों की वजह इसकी स्मगलिंग होती है और ये सीरिया इसका बॉस है। सीरिया जो कंट्री है इस मेडिसिन का बॉस है। सीरिया में बशर अल असद की शासनकाल में सीरिया ने इस दवा का खूब एक्सपोर्ट किया था और इसके उत्पादन को बढ़ावा दिया था। यही वजह है कि सीरिया आज नार्को स्टेट बन के रह गया है। यहाँ बनने वाली दवाएं खासतौर पर खाड़ी देशों में निर्यात किया जाता है। ये चर्चित इसलिए कैप्टागन खाड़ी के देशों में युवा लोगों के बीच एक अत्यधिक मांग वाली मनोरंजक दवा है, जिसे आमतौर पर पार्टी पिल्स के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में 17 अप्रैल 2023 को किसने मैल्कम आदिशेषिया पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? रिसेंटली हु हैज बीन कॉन्फरेड विद मैल्कम आदिशेषिया ऑन 7 अप्रैल 2023? इस प्रश्न का सही उत्तर होता है ऑप्शन बी। मैल्कम आदिशेषिया पुरस्कार 2023 के संबंध में इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। यह भारत में सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार में से एक है जो विकास अध्ययन के क्षेत्र में सामाजिक वैज्ञानिकों के उत्कृष्ट योगदान को चिन्हित करता है। इसे एस्टेब्लिश किया गया था 2000 में मैल्कम और एलिजाबेथ आदिशेषिया ट्रस्ट द्वारा। इसकी प्राप्ति के दौरान एक प्रशस्ति पत्र प्राप्त होता है और 2 लाख रुपए की राशि प्राप्त होती है। ये चर्चा में इसलिए रहा 17 अप्रैल 2023 को प्रसिद्ध अर्थशास्त्री उत्सव पटनायक को मैल्कम आदिशेषिया पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। हालांकि इससे पूर्व 2022 में भारतीय अर्थशास्त्री प्रभात पटनायक को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।